हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी डॉक्टर विशाल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। जो डॉक्टर विशाल थे वो काफ़ी ज़्यादा नामचीन डॉक्टर थे। हमेशा अपनी मरीजों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कई बार उन्हें रात में भी इमरजेंसी कॉल पर बुलाया जाता तो वो पहुंच जाते, कभी दिन में तो कभी रात में। उनके घर वाले भी इसी चीज़ से परेशान रहते, लेकिन आसपास के गांव में दूर दूर तक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। कहा जाता था कि कोई भी बीमारी हो, एक ना एक बार लोग पहले डॉक्टर विशाल से कंसल्ट करते ही थे। छोटे छोटे गांव थे बहुत सारे, और उस गांव में सबसे ज़्यादा फेमस डॉक्टर डॉक्टर विशाल थे। लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो एकदम सोच समझ से परे था। एक ठंडी सर्दियों की रात थी जब वो पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। और ये घटना अभी कुछ साल पुरानी ही है। कहा जाता है कि 2011-12 में उनके साथ घटी थी। तो उन्हें एक मरीज के घर से कॉल आया। मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब थी और विशाल ने बिना कोई देरी किए अपनी गाड़ी ली और घर से निकल पड़े। मरीज के घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। वैसे रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन आपको पता है कि गांव की सड़कें कैसी होती है। इलाज के बाद रात के करीब 1 बज चुके थे। घर वापस लौटने के लिए उन्होंने उसी सुनसान रास्ते को चुना जो कि जंगल से होकर गुजरता था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा की सरसराहट और गाड़ी के टायरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ा, उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उनकी गाड़ी की हेडलाइट बंद चालू होने लगी। ये सोचकर कि शायद बैटरी की समस्या होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद अब गाड़ी भी झटके लेने लगी थी। जिस जगह पर वो उतरे गाड़ी को देखने के लिए, उन्होंने पाया कि आसपास कई सारे कुत्ते हैं और बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिस पे उन्हें बहुत सारे चमगादड़ लटके हुए दिख रहे थे। डॉक्टर विशाल का ये कहना है कि पीपल के पेड़ पर मैंने कभी इतने चमगादड़ देखे ही नहीं, वो भी रात के समय तो शायद ही नहीं देखे थे। और फिर अचानक से ऐसा लगा कि उस पेड़ को कोई हिला रहा है, जिस वजह से सारे चमगादड़ उस पेड़ से इधर उधर उड़ने लगे। डॉक्टर विशाल का कहना है कि ये देखकर मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा, क्योंकि अब मुझे कई सारे कुत्ते भी नजर आ रहे थे। अंधेरा भी काफी ज्यादा था, बस चांद की जो धीमी धीमी रोशनी आ रही थी उसी में कुछ रास्ता दिख रहा था। मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठने के बाद सब कुछ शांत होने का वेट कर रहा था। फिर जब सब शांत हुआ तो मैंने अपनी गाड़ी से कदम बाहर रखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ चुकी थी। तभी गाड़ी के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, जो कि बहुत धीमी सी थी। मुझे लगा कि आवाज भी किसी कुत्ते के भौंकने की है, और हो सकता है ये मेरा वहम है कि कोई हंस रहा है। मैं सुनने के बाद भी एकदम उसे इग्नोर किया। अब मैं गाड़ी का आगे बोनट खोलता और चेक करता कि अचानक दोबारा फिर से आवाज सुनाई दी। मैं इस बार पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। बस हर जगह अंधेरा ही नजर आ रहा था। मैं फिर भी गाड़ी के पीछे जाकर एक चक्कर लगाया, बट कोई दिखा नहीं। मैं खुद को समझाने लगा ये मेरा वहम है या भ्रम होगा। फिर मैं जैसे ही बोनट के पास आया तो मैंने गाड़ी का बोनट खोला नहीं था, मुझे बहुत अच्छे से याद था। लेकिन इस बार बोनट खुला हुआ था। मैं क्या देखता हूँ उसमें कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने बोनट बंद किया और गाड़ी में वापस बैठने लगा। तो दरवाजा गाड़ी का अपने आप लॉक हो गया और वो आवाज भी आई जो सेंट्रल लॉक की आती ही है। मैं समझ नहीं पाया कि
ये कैसे हुआ? मैं फिर भी खुद को दिलासा देने लगा कि ये शायद गाड़ी की बैटरी का प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से हेडलाइट में भी दिक्कत हुई और ये लॉकिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। फिर अचानक से मैंने ऐसा महसूस किया जैसा किसी के बहुत लंबे बाल मेरे पूरे शरीर पर से गुजर रहे हो। मैं एकदम से अपने आप को देखने लगा और खुद को टटोलने लगा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे तैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा। रास्ते में मुझे एक औरत दिखाई दी जो कि बहुत अजीब सी नजर आ रही थी। कटे फटे उसके कपड़े थे, उसकी साड़ी नीचे से पूरी मैली हो चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था कि कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से इसने नहीं नहाया होगा। उसने हाथ देकर मुझे रोकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी भी रोक दी। फिर मैंने कहा कि आप यहाँ इस वक्त इस घने जंगल में आधी रात को क्या कर रही हो? मैं जब ये सवाल पूछ रहा था तो मैंने हल्की सी अपनी खिड़की को नीचे किया था। मैंने खिड़की पूरी नीचे नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो औरत मेरे करीब आई मुझे जवाब देने के लिए, खिड़की के शीशे अपने आप नीचे हो गए। फिर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस वो करीब आई, ऐसा लगा कि वो मुझे सूंघ रही है, और वो एकदम से रुक गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या था। मुझे लगा कि शायद वो गूंगी होगी और मुझे उसकी मदद करना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए और भी जानने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। और जैसे ही मैं बाहर निकला वो औरत मुझसे और दूर चले गई। मैं अब ये सोचने लगा कि ये क्या कर रही है, लेकिन मैं उसके पास फिर भी गया। और उसके बाद अचानक से थोड़ा दूर जाने के उसने एकदम से अपना चेहरा पूरा 180 डिग्री में पीछे घुमा दिया। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना था। मैं देखकर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है। मैं घबरा के एकदम से पीछे हटा और मेरा पैर फिसला, मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कई ज्यादा जगह पर खरोच भी आई। मैंने देखा कि वो हवा में उड़ने लगी और उड़ते उड़ते हवा में ही कहीं गायब हो गई। मैं डर से कांपते हुए जल्दी जल्दी तेजी में गाड़ी की ओर दौड़ा और गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगा। जंगल के और अंदर बढ़ते ही मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। गाड़ी के शीशों में मुझे कुछ परछाइयां दिखने लगी। वो गाड़ी के साथ में ही दौड़ रही थी। उनकी स्पीड इंसानों से कई ज्यादा थी। मैं तो डर के मारे गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि रोड जंगल का अच्छा नहीं था, फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता था मैं उतनी स्पीड में गाड़ी को भगा रहा था। तभी एकदम से गाड़ी अचानक से रुक गई और ये इंजन को बार बार मैं स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि डर के मारे अब मुझे बाहर निकलना भी गाड़ी से सही नहीं लग रहा था। कोई फायदा भी नहीं था, चाहे मैं कितना स्टार्ट कर लूं। चारों ओर घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भूल भुलैया में अंदर घुसता ही जा रहा हूं, जबकि उस जंगली रास्ते से मैं कई बार गया आया था। तभी पेड़ों के पीछे से कई सारी डरावनी आकृति निकलकर मेरी ओर बढ़ने लगी। वो सब के सब अजीब से डरावने, लंबे घुंघरालू बाल वाले, और किसी के हाथ टेढ़े तो किसी के पैर टेढ़े। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरों पर मौत की सर्द छाया थी। एक के बाद एक आकृतियां गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने तो गाड़ी को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन खिड़कियों के बाहर से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। उनमें से एक ने अपनी विकृत उंगलियां खिड़की पर गाड़ दी। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा अब ये बंद ही हो जाएगा। मेरी घबराहट चरम सीमा छू चुकी थी। मैं कोशिश तो कर ही रहा था गाड़ी चालू करने की, और एकदम से गाड़ी अपने आप चालू हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि जब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि मैंने महसूस किया कि गाड़ी हवा में ऊपर उठ चुकी है और झूले के जैसा वो झूल रही है। ऐसा अनुभव मुझे अपनी लाइफ में ना तो उससे पहले कभी हुआ था और ना ही कभी उसके बाद में हुआ। ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़ी चीज ने
उस गाड़ी को अपने पंजों में जकड़ लिया है। जैसे तैसे गाड़ी को उसने शायद छोड़ा, जिसके बाद गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ी और मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन रास्ता पहले जैसा सीधा नहीं था, यह अब गोल गोल घूमने लगा था। हर मोड़ पर वही औरत और अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद मैंने एक पुराना सा छोटा सा घर देखा और मेरी गाड़ी भी अपने आप उस घर के सामने जाकर दोबारा बंद हो गई। चारों ओर एकदम शांत माहौल था। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना घर के अंदर चले जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरा कि मैंने सामने से किसी को आते हुए देखा और वो आता हुआ इंसान कहीं गायब सा हो गया। तभी मैंने खुद को दिलासा दिया कि हो सकता है वो जंगल के किसी दूसरे रास्ते में चला गया होगा, और पेड़ भी काफी ज्यादा थे तो एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी घर की ओर भागा और घर में घुसते ही मुझे कुछ गंध आने लगी। दीवारों पर जाले लटके हुए थे। काफी अजीब सा माहौल था। अचानक एक परछाई मेरे सामने आई। शायद ये वही परछाई थी जो मुझे सबसे पहले गाड़ी के बाहर नजर आई थी, जिसने अपने चेहरे को पूरा 180 डिग्री पीछे की ओर मोड़ लिया था। वो औरत कुछ कह रही थी। उसकी आवाज मुझे काफी ज्यादा इको होकर सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि 10-20 लोग एक साथ बोल रहे हैं। मैं उसकी आवाज जानने की कोशिश करता या पहचान पाता कि तभी दरवाजे के बाहर मैंने एक आदमी को खड़ा देखा और उसने जोर से चीखा, जान बचाना है तो अब भी भाग यहाँ से। वो आवाज सुनकर मैं तेजी से पीछे घुमा और पूरी ताकत से घर से बाहर भागा। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दोबारा गाड़ी तक लाया। उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी और उस पे कई सारे धागे बंधे हुए थे, लाल रंग के। वो किसी मंदिर के धागे होंगे। उसने गाड़ी पर वो छड़ी से मारा और बोला, गाड़ी चालू कर। मैंने गाड़ी चालू किया, वो भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद उसने कहा कि बिना मिरर में देखे गाड़ी को आगे की ओर चलाते रहना। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में मैं उस जंगल का रास्ता पार कर चुका था और उस जंगली रास्ते से बाहर निकल चुका था। उस घटना के बाद मैंने खुद ही के लिए ये रूल बना लिया कि रात में 10 बजे के बाद कोई भी पेशेंट को देखने दूर नहीं जाऊंगा। और फिर लगभग उसके 6 साल के बाद मैं उस गांव को छोड़कर शहर में आ गया। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर विशाल की घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी दिव्या की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्या है और जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 2011 दिसंबर की बात है। उस समय मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रहा करती थी उसी के घर पर, क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए काफ़ी दूर से आना पड़ता था। कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में ही हमारी दोस्ती हो गई थी, तो मैंने उसे बताया कि ट्रैवलिंग में मुझे 3 घंटे लगते हैं। उसने मुझसे कहा कि वो अपने घर पर सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहती है, इसीलिए मैं मान गई। और वो शहर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी, जिस वजह से वहाँ मुझे जॉब करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि मुझे मेरी कॉलेज की फीस भरने के लिए जॉब भी ढूंढना ही था। तो मैंने वहीं पर एक अच्छा सा जॉब ढूंढा और उसी के घर पर रहने लग गई। मैं मंथली उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देती। ऐसे ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। जब दिसंबर का महीना आया तब उसकी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ, जिस वजह से मेरी फ्रेंड को और उसके घर वालों को 15 दिन के लिए दूर जाना पड़ा घर से। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, मैं कहीं दूसरी जगह पर रह लूंगी। लेकिन उसके पापा ने कहा उनके घर से कुछ 100 मीटर की ही दूरी पर एक स्टोर रूम उनका बना हुआ था। वो कहने लगे कि तुम उसमें जाकर रह सकते हो। मैंने कहा कि स्टोर रूम में अकेले? वो कहने लगे कि हाँ, तुम वहां पर रह सकते हो। हालांकि पहले तो उन लोगों ने मुझे अपने घर पर रहने के लिए जिद की, लेकिन मैं नहीं मानी। बट मैं स्टोर रूम पर रहने के लिए एग्री कर ली, क्योंकि मुझे वहां अकेला ही रहना था। अब पहला दिन तो ठीक ठाक बीत गया, लेकिन जब रात में मैं स्टोर रूम में सोने के लिए आई तो मैंने देखा कि स्टोर रूम में एक अजीब सी बदबू आ रही थी और सामने मुझे कुछ चलता हुआ नजर आया। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम होगा,
मैंने शायद ऐसे ही किसी को महसूस किया था। जहां तक मुझे याद है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो वहां था, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा रही थी। रात के 9:30 बज चुके थे। इतनी रात में मैं जाती भी तो कहाँ। मैं खुद को समझाकर वहां अपना बिस्तर लगाई और लेट गई। अभी 2 ही मिनट हुआ था कि मुझे कुछ आवाज आई। मेरे से कुछ ही दूरी पर, लगभग 5 से 7 कदम की दूरी पर पानी का मटका रखा हुआ था। ऐसा लगा कि किसी ने मटके पर आकर टैप करके गया। उसकी आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दी। मैं उठी और जाकर अच्छे से स्टोर रूम चेक करने लगी, लेकिन आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी कमरे में सिर्फ मैं ही थी। मुझे एक बार को लगा कि शायद हो सकता है आवाज बाहर से आ रही होगी, तो मैं खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। लेकिन बाहर भी मैंने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा था और कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही पीछे पलटी कि अचानक किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मुझे सच में लगा कि किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया, लेकिन जब मैं उठकर चारों ओर देखने लगी तब वहां कोई नहीं था। मैं इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो गई कि ये क्या था। मैंने खुद को संभाला और फिर अचानक मुझे काफी सारे वहां पर फ्लावर्स पड़े हुए मिले। मेरे अलावा उस कमरे में कोई और नहीं था। लेकिन सवाल ये था कि वो फ्लावर्स आए कहाँ से। वो सब फ्लावर्स मुरझाए हुए थे और उनमें से खुशबू की जगह अजीब सी गंध आ रही थी। और ये गंध वैसी ही थी जब मैं पहली बार स्टोर रूम में आई थी। तब मुझे जैसी गंध आई थी, ये सेम टू सेम थी। मुझे बहुत अजीब सी अब घबराहट भी हो रही थी। मैं उठी और पानी पीने के लिए जाने लगी। मैंने देखा कि अचानक जिस स्टूल पर वो मटका रखा हुआ था वो हिलने लगा और हिलते हिलते वो मटका अपने आप गिर पड़ा। लेकिन वहां कोई था नहीं और मटका पानी से भरा हुआ था। वो जमीन पर गिरकर जोर से फूट गया। मेरा बिस्तर भी गीला हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर समेटा और दूसरी जगह ढूंढने लगी जहां पर मैं उसे रख सकूं, क्योंकि वो स्टोर रूम काफी छोटा था और वैसे ही उसमें काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोली। तब तक रात के कुछ 11:15 बज चुके थे। स्टोर रूम का जो मेन डोर था वो पीछे की साइड से खुलता था, यानी कि वहां से निकलने के बाद पूरा आंगन पार करके फिर हम मेन घर में आ सकते थे। मैंने जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था और वो स्टोर रूम घर के बैक साइड में भी था। इस वजह से दरवाजा और खिड़की जो उसकी खुलती थी वो एकदम जंगली झाड़ियों की तरफ खुलती थी। वहां तो कोई आता भी नहीं था। फिर ये खटखटाने की आहट या आवाज कैसे आई थी? मैं यही सोचकर घर के पास जाने लगी और ये देखने लगी कि शायद कोई मेरी फ्रेंड की फैमिली से आया होगा और उसने घर में खटखटाया होगा। जब कोई नहीं मिला तो शायद वो इस स्टोर रूम में आकर खटखटाया होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। रास्ते पर जब मैंने अपनी नजर दौड़ाई तो बस एक स्ट्रीट लाइट का पोल जो कि हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था वो जल रहा था। रास्ते पर कोई आदमी भी नहीं था। मुझे काफी अजीब सा डर लग रहा था और मेरी नींद भी पूरी तरह अब गायब हो चुकी थी। मैं ये सोच रही थी कि बस आज की रात कैसे भी कट जाए। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक मैंने सामने से एक आदमी को आते हुए देखा। जब वो आदमी करीब आया तब मैंने देखा कि वो आदमी काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। उसका चलने का स्टाइल भी बहुत अजीब सा था। वो एक साइड से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बार बार वो अपनी दाएं पैर को आगे बढ़ाता है और बाएं पैर को घसीटते हुए लंगड़ के आगे बढ़ रहा है। वो देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं जल्दी से भागी और स्टोर रूम में आकर खुद को बंद कर दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि स्टोर रूम में जो पानी का मटका गिर के फूट चुका था वो बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसा रखा हुआ था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये किसने किया, और मटके को जोड़ देना ये तो नामुमकिन बात थी। खुद को समझाने लगी कि ये मेरा वहम भी नहीं हो सकता। मैं उस रात इतना ज्यादा डरी कि मैं जल्दी जल्दी अब उस
स्टोर रूम से निकलकर हमारे जो पड़ोस में लोग रहते थे उनके घर पर जाकर उन्हें सारी बात बताई। तब पड़ोस वाली आंटी ने मुझे जो एक बात बताई वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उन्होंने बताया कि ये जो स्टोर रूम है ये कई साल पहले, लगभग 30 से 40 साल पहले का बना हुआ है। और जब यहाँ पर ये कमरा बना रहे थे जो मजदूर थे, उनमें से एक की मौत सडनली कैसे हो गई थी ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि ये स्टोर रूम था नहीं, यहाँ पर घर ही बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी मौत के बाद उस आत्मा का वास उस कमरे में आ गया। इसी वजह से कहा जाता है कि उसे सिर्फ ये घर वालों ने स्टोर रूम के तौर पर यूज करना शुरू किया और ये लोगों ने नया घर बनवा कर, यानी इनके जो पूर्वज थे उन्होंने नया घर बनवा कर स्टोर रूम से 100 मीटर की दूरी पर वहां रहने लगे। मुझे ये सुनकर काफी अजीब लगा और मैंने अब मन बना लिया था कि बस सुबह होने का वेट था। सुबह होते ही मैं उस घर से अपना सारा सामान लेकर, यानी कि स्टोर रूम से निकल पड़ी और मैं अपने घर चले गई। फिर वहां से मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके सारी चीजें बता दी कि अब मैं यहीं पर रहूंगी और मैं वहां नहीं आऊंगी। घर वालों ने भी मुझसे बहुत सवाल किया, लेकिन मुझे उस समय ठीक नहीं लगा बताना, वरना शायद घर वाले मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देते। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आकाश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आकाश एक नॉर्मल सा ड्राइवर था। वो अपनी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी नीली रंग की एक पुरानी बस लेकर शहर से दूर गांव के बीच चलने वाले रूट पर निकल जाता। आकाश की बस का नंबर 77 था और इस रूट पर वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा था। लेकिन इन दिनों उसे कुछ अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। सपने में एक धुंधली सूरत, लाल आंखें और बर्फ सी ठंडी आवाज उसे पुकारती। कई बार वो उसी रूट को देखता जिस रूट पर वो आया जाया करता था। इस सपने से वो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब ये सपने उसे रोजाना रात में दिखने लगते। यहाँ तक तो फिर भी बात ठीक थी, लेकिन एक दिन सर्दी की ठंडी सुबह आकाश ने अपनी बस स्टार्ट की। वो रूट पर अपनी आदत के मुताबिक समय पर चल रहा था। गांव के एक पड़ाव पर उसे एक औरत ने हाथ दिखाकर बस को रोका। वो औरत पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी। आकाश ने दरवाजा खोला और वो चुपचाप अंदर आकर कोने की सीट पर बैठ गई। कहाँ जाना है बहन जी? आकाश ने पूछा। हालांकि उसका रूट तो वही था, लेकिन फिर भी बात करने के हिसाब से उसने उससे पूछ लिया। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। आकाश को ये अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बस का रूट था, उस रूट में घने जंगलों से होकर भी बस गुजरती थी। और थोड़ी ही देर बाद जब बस जंगल के करीब पहुंची, औरत अचानक सीट से उठी और आकाश के पास आकर धीमी आवाज में बोली, इस रूट पर मत जाना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। आकाश एकदम से चौंक गया। उसने शीशे में देखा तो औरत की परछाई नहीं थी। वो डर गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उस दिन के बाद से आकाश की जिंदगी में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। रात को जब वो बस खड़ी करके सोने जाता तो उसे बस के अंदर से बहुत डरावनी सी आवाजें सुनाई देती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई सीट पर बैठा हंस रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई खिड़की पर खटखटा रहा हो। एक रात जब आकाश ने अपनी बस की लाइट्स बंद की तो उसने देखा कि खिड़की से वही सफेद कपड़े वाली औरत उसे घूर रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो भागकर अपने कमरे में चला गया और सारी रात जागते हुए बिताई। सब कुछ बदल सा गया था उसकी लाइफ में। आकाश ने अपने दोस्तों को इन घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इसे एक उसका वहम बताकर बात को वहीं टाल दिया। लेकिन आकाश जानता था कि ये सिर्फ
उसका वहम नहीं हो सकता है। अगर वहम होता तो एक ही बार होता। बट ये चीजें उसकी लाइफ में चलती जा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगा कर रहेगा। वो बस लेकर उसी जंगल की ओर गया जहां औरत ने उसे न जाने की चेतावनी दी थी। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, उसकी बस की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई और बस के अंदर से एक आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बस को अंदर से ही ठोक रहा है, जबकि बस बिल्कुल खाली थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस ने जवाब देना बंद कर दिया था। अचानक उसने पीछे से हंसने की आवाज सुनी, और ये वही आवाज थी जब रात में वो सो रहा था। जो आवाज उसे सुनाई दी थी, ये बिल्कुल सेम आवाज थी। आकाश काफी ज्यादा डर चुका था। उसका डर अब दुगना भी हो चुका था। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बस की हर सीट पर उसे लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल और उनके चेहरे डरावने से थे। वो सब एक ही आवाज में बोल रहे थे, तूने हमारी बात नहीं मानी आकाश। आकाश का कहना यह था कि यह आवाज मैंने सच में अपने कानों से सुनी थी और उन्हें उस समय देख भी रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद मैं सपने में हूं, लेकिन वो सब गलत था। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बस से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी बस के अंदर वही सफेद कपड़े वाली औरत सामने आई। उसने आकाश की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें मेरी चेतावनी माननी चाहिए थी। अब तुम भी हमारे ही साथ हो। आकाश ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो और आकाश की वहीं पर आंखें बंद होने लगी। अगले दिन लोगों ने जंगल के पास आकाश की खाली बस देखी, लेकिन आकाश का कहीं अता पता नहीं था। उसकी बस की सीटें खून से सनी हुई थी और अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी। कहा जाता है कि उसके कई दिनों तक आकाश का कोई अता पता नहीं चला। लगभग 13 दिन गुजर चुके थे। फिर एक दिन उसी जंगल के आसपास के लोगों ने देखा कि एक आदमी जंगल से बाहर निकल रहा है। जब उसे नजदीक से जाकर देखा गया तो वो आकाश था। पूछने पर उसने अपनी सारी बात बताई और फिर उसने कहा कि आज के बाद मैं इस रूट पर कभी नहीं जाऊंगा। उसकी बस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आकाश अब तक लोगों को यही यकीन दिला रहा था कि वो आत्मा थी जो मैंने देखा था, लेकिन लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे। या हो सकता है कि लोग सच्चाई जानते थे फिर भी चुप थे। ये घटना के बाद आकाश ने वो जॉब छोड़ दी और बस को भी वहीं पर छोड़कर वो चला गया। कहा जाता है कि उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला कि फिर उसी जंगल के पास वाले गांव में एक आदमी का कहना था कि एक रात जब उसे घर आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वो साइकिल से आ रहा था। तब रात के करीब 12:30 या 1 बजे के आसपास उसने वही नीली रंग की बस देखी जिसका ड्राइवर आकाश था, और वो बस तेजी से जा रही थी उसी जंगल के रास्ते की ओर। और बस की हर सीट पर वो पैसेंजर बैठे हुए देख रहा था, जो खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकाले हुए सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी को साइकिल पर घूर रहे थे। उस आदमी का ये भी कहना था कि इसके बाद वो बस तेजी से कहीं हवा में गायब हो गई। जब उसने ये बात अपने गांव के लोगों को बताई तो कुछ लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया, लेकिन कुछ थे जो अगले दिन जाकर उस बस को देखने लगे। बस अभी भी जंगल में वैसी ही कंडीशन में उन लोगों को मिली थी, इसीलिए लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ऐसी ही एक दुर्घटना सामने आई, जिसमें लोगों ने वैसा ही एक बस को देखा। और इस बार गांव के लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम इस बस को जला देंगे।
सभी लोगों ने उस बस पर घासलेट डालकर उसे जला दिया और बस को जलता हुआ वहीं छोड़कर सब लौटकर चले गए। फिर सब कुछ नॉर्मल रहा। इन कुछ दिन बाद अजीब से गांव में आग लग गई। कोई नहीं जानता कि उसके पीछे का रहस्य क्या था, लेकिन एक आदमी जो कि गांव के बाहर गया हुआ था, जब वो लौट रहा था तो उसने उसी बस को देखा और जलती हुई बस उसी रास्ते पर गुजर रही थी। मुमकिन है कि वही बस के लोगों ने आकर या उनकी आत्माओं ने आकर जो बस में थी उस गांव में आग लगा दी हो, लेकिन ये रहस्य कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया। धीरे धीरे कहा जाता है कि समय के साथ साथ सारी चीजें नॉर्मल हो गई। वो गांव फिर गांव नहीं रहा, वो डेवलप्ड होकर शहर बन गया और जो बस वहां पर भंगार होकर पड़ी हुई थी उसे वहीं के लोगों ने धीरे धीरे हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और ये रहस्य हमेशा के लिए 1999 के आसपास खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी आकाश की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो चलिए इन्हें काल्पनिक नाम अक्षत दे देते हैं। अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऐसा कुछ पहली बार अपनी लाइफ में देखा था। मैं उस समय 12 या 13 साल का रहा होऊंगा। मुझे एकदम ठीक से तो याद नहीं, लेकिन हुआ यूं था कि सिर्फ मम्मी मेरे पापा से कहती थी कि घर में कुछ तो हो रहा है, कोई चिमटी काटता है या यूं कहो कि कोई नाखून चुबाता है। कई बार उन्हें ऐसा लगता कि कोई उन्हें मारता है और पापा को भी इस बात पर यकीन था। जो हमारा घर था वो दिल्ली में था, जहां मैं बचपन से ही रहता था। वैसे तो हम यूपी से बिलोंग करते हैं, पर हम दिल्ली में स्टार्टिंग से ही रहते हैं। तो हुआ यूं कि मम्मी पापा तो साथ में ही रहते थे। रात के समय जब सोने के लिए वो लोग अपने कमरे में अपने बेड पर लेटते तो ऐसा लगता कि मम्मी को कोई चिमटी काटा। मम्मी तब पापा को बोलती कि आपने चिमटी क्यों काटा? पापा कहते कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद जब पापा उठे तो कभी पापा की पीठ पर तो कभी पापा के फेस पर सिंदूर या हल्दी लगी रहती थी। मम्मी कहती भी थी कि ये सब क्या है। पापा को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी रात में तो सिंदूर लगा के सोती नहीं थी। ये सब नॉर्मल नहीं था, यानी ऐसा लगता था कि कुछ अजीब सा हो रहा है। एक दिन मेरे पापा मम्मी में किसी बात को लेकर बहस हो गई। पापा मम्मी से 2 दिन बात नहीं किए थे और उनके बीच में बात भी नहीं हो रही थी। न ही पापा घर पर खाना खा रहे थे, वो बाहर से ही खाना खा कर आ जाया करते। वो समय गर्मी चल रही थी, गर्मी का मौसम था और गर्मी ऐसी कि पूछो मत। वैसे तो हम 5 भाई बहन थे और मेरे मम्मी पापा, जो रात में अब इस समय अलग रूम में सो रहे थे, अकेले, जिसका एक डोर अंदर और एक बाहर की तरफ खुलता था। और पापा मम्मी की बहस के कारण बाकी सब अंदर वाले रूम में सो रहे थे और पापा अकेले ही। रात के 12:30 बजे होंगे कि हमारे घर की लाइट चले गई। अब गर्मी का मौसम था तो बिना पंखे के हालत ही खराब हो गई थी और रूम में भी एकदम सन्नाटा सा छा गया था। फिर 2 या 4 मिनट बाद उस सन्नाटे में बाकी लोगों के घर के पंखे और लाइट चलने की आवाज़ आने लगी। मम्मी ने कहा, लाइट तो बाकी घरों में है, सिर्फ हमारे ही घर में शायद नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो आवाज़ें आ रही है। तो पापा को भी गर्मी लगी तो उन्होंने चेक किया, देखा कि हमारे वहाँ की जो एमसी थी वो गिरी हुई थी, जो कि मेन स्विच थी। फिर पापा ने जाकर उसे ऊपर किया तो लाइट आ गई और हम सब फिर अपनी अपनी जगह सोने चले गए। 10 मिनट के बाद डोर बेल बजी, पर मम्मी को लगा कि शायद मेरे पापा ही बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे होंगे। मैंने कहा, मम्मी कोई बाहर आया है। मम्मी ने कहा, सो जा, तेरे पापा ही शायद ये परेशान कर रहे हैं। इतने में 10 मिनट बाद दोबारा बेल बजी तो पापा अपने रूम से निकल कर बाहर आए और मम्मी को डांटने लगे कि डोर बेल बज रही है तो तुझे सुनाई नहीं देता है, या तू जाकर देख नहीं सकती? इस पर मम्मी ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा ने मेन डोर खोला तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि कोई नहीं है, सो जाओ। तब उसके 5 मिनट बाद ही
जो हमारा मेन स्विच था वो दोबारा गिर गया। अब मेरे पापा सतर्क हो गए, ये सब नॉर्मल नहीं है। मेरे पापा मेन स्विच गिरने के 5 मिनट बाद लाठी लेकर मेन स्विच के पास गए और उसे उठाया और मम्मी को कहा कि दोनों लड़की को लेकर उस कमरे में चले जा जहाँ पर मेरे पापा सोते थे, और बोले कि ये कैंची लेकर जाओ और अपने सिरहाने रख लेना और कुछ भी हो बाहर मत आना। अब पापा वाले रूम में मम्मी और मेरी दोनों बड़ी बहनें थी और मेन रूम में हम तीनों भाई और मेरे पापा थे। हम वहाँ जागे हुए ही थे, सो नहीं रहे थे। गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि फिर दोबारा से मेन स्विच गिरी और अब मानो मुझे ही गुस्सा आने लगा। मैं मन ही मन बहुत बुरा भला बोल रहा था। मैं सोच रहा था ये जो भी है सामने तो आए, फिर बताता हूँ इसको। इतना मारूंगा कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। पर पापा दोबारा से गए, मेन स्विच ऊपर की और लाइट आ गई। पापा जैसे ही घर के बीच यानी कि गैलरी में आए, जहाँ छत पर लोग रोशनदान लगाते हैं जिससे धूप नीचे आती है, वहाँ से एक पूरी ईंट नीचे गिरी। ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर फेंका हो। वो काफ़ी ज़ोर से भी गिरी थी, क्योंकि जब वो गिरी तो पापा तो बच गए, पर फर्श पर जहाँ पर वो गिरी थी वहाँ गड्ढा हो गया था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ ईंट के साइज़ का। अगर वो मेरे पापा पर गिरती तो शायद कुछ और ही होता, पर भगवान की कृपा से सब ठीक थे। मेरे पापा ने फिर लाठी उठाई और छत पर चले गए देखने के लिए कि किसने ये फेंका है इतना बड़ा पत्थर। पापा 5 मिनट बाद वापस आए और बोले ऊपर कोई भी नहीं है। तब तक मैं डर चुका था और मुझे गुस्सा भी आ ही रहा था। पापा ने कहा जाग मत, सो जा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन हमें अब नींद कहाँ आने वाली थी, तो पापा ने टीवी ऑन किया और कार्टून नेटवर्क लगा दिया। उस समय रात के 2 बज रहे थे, तो डेक्स्टर की लेबोरेटरी कार्टून आता था, वही चल रहा था। मैं वो देखता रहा। ऐसे देखते देखते 2 से ढाई बज गए। पापा को लगा अब सब ठीक हो गया है, तो उन्होंने कहा चलो अब टीवी बंद करो और सो जाओ, अब लाइट नहीं जाने वाली। मैंने कहा ठीक है। वही करके जैसे ही पापा ने मेन रूम का डोर लॉक किया, बस वैसे ही वो लाइट अपने आप चले गई। पापा ने बराबर से कुंडी भी नहीं लगाई थी, सिर्फ दरवाज़ा ही बंद किया था और ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, और वो जो दस्तक की आवाज़ थी वो 3 बार किसी ने नॉक किया था। इसी के साथ उसने मेरे पापा का नाम भी लिया था। मैं अपने पापा का नाम तो नहीं बताऊंगा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि पतली सी और कोई नाक से बोल रहा हो। अब ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेन डोर बंद था, कोई अंदर नहीं आ सकता था और ये बिल्कुल मेन रूम था जो काफ़ी अंदर था। तो नॉक किया तो किया किसने? पापा 2 से 4 मिनट वहीं रहे अपनी चेयर पर। उसके बाद उन्होंने दोबारा से लाठी उठाई और देखा कि रूम के बाहर खून के छींटे पड़े हुए थे जो छत की ओर बढ़ रहे थे। तभी मम्मी ने भी अपना रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उन्होंने जब देखा तो वो गंगा जल लेकर आई जो उसी रूम में था जहाँ पर मैं सो रहा था। फिर मम्मी ने गंगा जल हर एक बूंद के ड्रॉप पर छिड़का और ब्लड की ड्रॉप छत पर जाकर ख़त्म हो रही थी, तो मम्मी ने भी पूरे छत पर ही गंगा जल छिड़क दिया। उसके बाद भी हमें थोड़ा सा तो डर लग रहा था, लेकिन गंगा जल छिड़कने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग सब सोने चले गए और फिर उस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद गंगा जल के छिड़कने से दोस्तों सब चीज़ें ठीक हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।